तो अप्रैल 2026 की बात है। हाँ। अर्जेंटीना का एक शहर है उशुआया। इसे अक्सर दुनिया का आखिरी छोर कहा जाता है। हाँ, वो बिल्कुल साउथ पोल के करीब है ना। बिल्कुल। और वहीं से एक बहुत ही शानदार लग्जरी क्रूज जहाज अपनी यात्रा शुरू करता है। इस जहाज पर यात्री और क्रू को मिलाकर करीब 150 लोग सवार हैं। और ये कोई आम ट्रिप नहीं थी। सही कहा। दुनिया के 23 अलग अलग देशों से लोग आए थे अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के बर्फीले आइलैंड्स देखने। शुरुआत के कुछ दिन तो बिल्कुल एक सपने जैसे होते हैं। मतलब लोग डेक पर शैंपेन पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, जो कि क्रूज पर आम बात है। हाँ, किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र के बीचों बीच ये शानदार सफर जल्द ही एक खौफनाक बुरे सपने में बदलने वाला है। एक ऐसा सपना जहां कोई कातिल नजर नहीं आएगा, लेकिन लोग एक एक करके रहस्यमयी तरीके से अपनी जान गंवाने लगेंगे। देखिए, एक क्रूज जहाज की संरचना ना अपने आप में बहुत दिलचस्प होती है। ये एक तैरते हुए शहर की तरह है जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। बिल्कुल। लेकिन अंततः ये एक सील किया हुआ स्टील का बक्सा है। जब ऐसी बंद जगह पर कुछ गलत होना शुरू होता है, जहां से भागने का कोई रास्ता ही ना हो, तो वो स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ जाती है। एग्जैक्टली। वो पूरी स्थिति बहुत तेजी से एक मनोवैज्ञानिक और मेडिकल थ्रिलर में बदल जाती है। और इस घटना की जो मेडिकल रिपोर्ट्स या डेटा सामने आए हैं, वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। आज की इस गहन चर्चा में हम इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस जहाज पर हुआ क्या था और कैसे एक अदृश्य खतरे ने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। घटना की टाइमलाइन से शुरू करते हैं। तो ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के डच यात्री को बुखार और सिरदर्द होता है। साथ में हल्का डायरिया भी था। शुरुआत में ये किसी आम फूड पॉइजनिंग या वायरल जैसा लगता है। वो जहाज के डॉक्टर के पास जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स है। हाँ, लेकिन अगले 48 घंटों के भीतर स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ती है कि उसे सांस लेने में भयंकर तकलीफ होने लगती है और 11 अप्रैल को उसी जहाज पर उस यात्री की मौत हो जाती है। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस बिंदु पर किसी को भी मौत का असली कारण नहीं पता था। मतलब कोई घबराहट नहीं फैली जहाज पर। नहीं, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच एक बुजुर्ग यात्री की मौत को दिल का दौरा या निमोनिया मान लेना बहुत आसान होता है। इसीलिए जहाज पर जिंदगी अपनी आम रफ्तार से चलती रहती है। बाप रे। और यही बात इस कहानी को और खौफनाक बनाती है। इसके बाद 24 अप्रैल को जहाज अफ्रीका के पास सेंट हेलेना आइलैंड पर रुकता है। उस मृतक यात्री की पत्नी अपने पति के शव के साथ वहां उतर जाती है। वो वापस घर जाना चाह रही होगी। हाँ, वो वहां से साउथ अफ्रीका पहुंचती है और 25 अप्रैल को एम्स्टर्डम की फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ती है, वो कोलैप्स कर जाती है और 26 अप्रैल को उसकी भी मौत हो जाती है। ये सच में बहुत दुखद है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बीच पीछे उस क्रूज पर मौजूद बाकी लोग भी रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला की तबीयत बिगड़ती है और सिर्फ 4 दिन बाद उसकी भी जान चली जाती है। मतलब संक्रमण तेजी से फैल रहा था। बिल्कुल। आखिरकार 2 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को इस संकट की जानकारी दी जाती है। सैंपल्स की जांच होती है और जो डायग्नोसिस सामने आता है वो पूरी दुनिया के होश उड़ा देता है। वो था हंता वायरस। हंता वायरस। इसका नाम सुनते ही वायरोलॉजिस्ट्स और मेडिकल कम्युनिटी में एक हलचल सी मच गई थी। ये कोई ऐसा संक्रमण नहीं है जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। लेकिन रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद ना मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही है। अच्छा, क्या? जो स्रोत हमने देखे हैं उनके अनुसार हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों से फैलता है। चूहों के मलमूत्र से, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2026 में क्रूज पर आने से पहले वो डच कपल उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। वहां वे गलती से एक कचरे के डंपिंग ग्राउंड या लैंडफिल में पहुंच गए, जहां बहुत सारे जंगली चूहे थे। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहां था। हाँ, ये समझ में आता है कि उस डच कपल को वहां उन चूहों से इन्फेक्शन मिल गया। लेकिन अगर ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, तो उस जहाज पर मौजूद बाकी लोग कैसे मारे गए, जैसे वो जर्मन महिला?
ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब एक अल्ट्रा लग्जरी क्रूज जहाज पर तो कचरे के ढेर या चूहे नहीं घूम रहे थे ना। एक चूहों वाला वायरस बिना चूहों के कैसे फैल गया? यही वो सवाल था जिसने दुनिया भर के एपिडेमियोलॉजिस्ट्स को उलझा दिया था। हंता वायरस के बारे में विज्ञान का दशकों से ये मानना रहा है कि ये सीधे चूहों के संपर्क से ही इंसानों में आता है। तो फिर यहाँ क्या अलग हुआ? यहाँ जिस वायरस ने हमला किया वो हंता वायरस परिवार का एक बेहद खास, दुर्लभ और खतरनाक रूप था। इसे एंडीज स्ट्रेन कहा जाता है। एंडीज स्ट्रेन? क्या इसका मतलब ये है कि इस विशिष्ट स्ट्रेन ने चूहों को पूरी तरह से बाईपास करने का तरीका ढूंढ लिया था? क्या ये सीधे इंसान से इंसान में छलांग लगाना सीख गया था? एकदम सही कह रहे हैं आप। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले हंता वायरस के दर्जनों प्रकारों में से ना 1996 में खोजा गया एंडीज स्ट्रेन इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसमें इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता देखी गई है। ओह, तो ये इंसान से इंसान में फैल सकता है? हाँ, लेकिन ये सामान्य सर्दी जुकाम या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बहुत ही करीबी शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। मतलब कैसा संपर्क? जैसे संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना या बहुत करीब से बातचीत करना, एक ही बिस्तर शेयर करना। अरे, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। जब हम एक क्रूज जहाज के वातावरण की कल्पना करते हैं तो वहां डाइनिंग हॉल में लोग एक साथ बैठते हैं, केबिन छोटे होते हैं। बिल्कुल, गलियारे तंग होते हैं। हाँ, और हवा का वेंटिलेशन एक बंद सिस्टम में होता है। और यही वजह है कि क्रूज जहाज इस एंडी स्ट्रेन के लिए एक दूसरे तक पहुंचने का एकदम सही इंक्यूबेटर बन जाता है। जो वायरस खुले वातावरण में शायद किसी को संक्रमित न कर पाता, उसे जहाज के उस क्लोज्ड कॉन्टैक्ट माहौल ने फैलने का पूरा मौका दे दिया। बाप रे। अब जब ये साफ हो गया है कि वायरस जहाज पर कैसे घुमा, तो अगला सवाल ये है कि ये शरीर के अंदर करता क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोतों के मुताबिक ये कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि वायरसेस का एक पूरा परिवार है और ये मुख्य रूप से 2 तरह की भयानक बीमारियां पैदा करता है। पहली बीमारी है HFRS यानी हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम। हाँ, और ये जो प्रकार है ना, ये ज्यादातर एशिया और यूरोप में देखा जाता है। इसमें वायरस सीधे किडनी की कार्यप्रणाली पर असर डालता है। मतलब किडनी फेल हो जाती है। हाँ, किडनी खून को साफ करना बंद कर देती है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और दूसरी बीमारी जो अमेरिका महाद्वीप में ज्यादा पाई जाती है और जिसने जहाज पर लोगों की जान ली, उसे HPS कहते हैं, यानी हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। बिल्कुल। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें फेफड़ों की रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स लीक होने लगती हैं और फेफड़ों में फ्लूइड या पानी भरने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या वायरस फेफड़ों की नसों को चबा रहा होता है या उन्हें फाड़ रहा होता है? असल में अंदर की कहानी इससे कहीं ज्यादा त्रासद है। वायरस खुद सीधे तौर पर फेफड़ों को नष्ट नहीं करता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? वो केवल रक्त वाहिकाओं के अंदरूनी परत की कोशिकाओं में जाकर बैठ जाता है। असली तबाही तो इंसान का अपना इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मचाती है। इम्यून सिस्टम, वो तो हमें बचाता है ना। हाँ, लेकिन जब इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि वायरस आ गया, तो वो एक अनियंत्रित और बेहद आक्रामक जवाबी हमला कर देता है। इसका मतलब शरीर खुद अपने ही अंगों पर हमला कर रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे घर में एक मकड़ी को मारने के लिए पूरे घर में ही आग लगा दी जाए। ये मकड़ी और आग वाला उदाहरण इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। इम्यून सिस्टम की इस अत्यधिक प्रतिक्रिया के कारण भारी सूजन आ जाती है, जिससे रक्त वाहिकाएं छिद्रपूर्ण या पोरस हो जाती हैं। तो खून लीक होने लगता है। एग्जैक्टली। खून का तरल हिस्सा रिस कर फेफड़ों के उन एयर सैक्स यानी हवा की थैलियों में भरने लगता है जहां ऑक्सीजन जानी चाहिए थी। नतीजा ये होता है कि इंसान हवा में मौजूद रहते हुए भी अंदर से डूबने लगता है, उसे सांस नहीं आती। उफ, कल्पना करना भी डरावना है कि इंसान सामान्य हवा में है लेकिन उसके फेफड़े डूब रहे हैं और इसका मृत्यु दर 50% तक है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब संक्रमित होने वाले हर 2 में से 1 व्यक्ति की जान जा सकती है। इतने उन्नत मेडिकल साइंस के युग में हमारे पास इसका कोई इलाज क्यों नहीं है? हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं है? इसका सीधा सा जवाब इस बीमारी की रफ्तार में छिपा है। जब तक मरीज को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और वो अस्पताल पहुंचता है, तब तक फेफड़ों में पानी भरने की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच चुकी होती है। मतलब डॉक्टरों के पास समय नहीं होता? बिल्कुल नहीं। डॉक्टरों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता।
आज तक कोई भी FDA या WHO प्रमाणित एंटीवायरल दवा नहीं है जो इस वायरस को रोक सके। तो अस्पताल में करते क्या है फिर? डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, मतलब मरीज को वेंटिलेटर पर रखना या ऑक्सीजन देना। उम्मीद सिर्फ ये होती है कि मरीज का शरीर किसी तरह उस इम्यून सिस्टम की आग को खुद शांत कर ले और इस तूफान से बच निकले। ये सच में बिना हथियारों के युद्ध लड़ने जैसा है। एकदम सही। वैसे ये वायरस अचानक से 2026 में आसमान से नहीं टपका है। हाँ। अगर हम इसके इतिहास के पन्ने पलटें तो पहली बार दुनिया का सामना इससे 1950 के दशक में कोरियन युद्ध के दौरान हुआ था। हाँ, वो वाकया बहुत मशहूर है। वहां अचानक 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बीमार पड़ गए, 15% सैनिकों की मौत हो गई। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे दुश्मन ने कोई नया केमिकल वेपन या जैविक हथियार इस्तेमाल कर लिया है। कई दशकों तक ये एक रहस्य बना रहा। अंततः 1980 के आसपास एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली ने हंता नदी के पास पाए जाने वाले चूहों में इस वायरस को पहचाना। और उसी नदी के नाम पर इसे हंता वायरस नाम दिया गया। बिल्कुल। लेकिन जिन स्रोतों का हमने अध्ययन किया है ना, उनमें सबसे हैरान करने वाली कहानी 1993 के अमेरिका से आती है, नावाहो आदिवासियों के इलाके में। वो केस स्टडी तो एपिडेमियोलॉजी में बहुत पढ़ाई जाती है। हाँ, वहाँ एक अजीब ही घटना घट रही थी। अचानक युवा, एथलेटिक और पूरी तरह से स्वस्थ लोग रहस्यमयी तरीके से दम घुटने से मरने लगे थे। और शुरुआत में मृत्यु दर 75% तक पहुंच गई थी। 75%? आधुनिक मेडिकल साइंस अपने तमाम माइक्रोस्कोप और लैब टेस्ट के बावजूद पूरी तरह से चकरा गया था कि आखिर ये क्या है। मेडिकल टीमें आम ट्रांसमिशन के तरीकों की तलाश कर रही थी, लेकिन जवाब किसी लैब से नहीं, बल्कि आदिवासियों की पीढ़ियों पुरानी मौखिक कहानियों से मिला। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, नावाहो समुदाय के बुजुर्गों ने वैज्ञानिकों को बताया कि ये बीमारी कोई नई नहीं है, उनके पूर्वजों ने इसे पहले भी देखा है। तो जब आधुनिक विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था, तब आदिवासियों की कहानियों ने इस रहस्य को कैसे सुलझाया? बुजुर्गों ने एक पूरा पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल चक्र समझाया। उन्होंने बताया कि ये सब भारी बारिश से जुड़ा है। भारी बारिश से? कैसे? जे या पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। अच्छा, और ये पाइन नट्स वहाँ के चूहों का सबसे पसंदीदा खाना है? बिल्कुल। जब चूहों को असीमित खाना मिलता है तो उनकी आबादी में रातों रात बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। खाना खत्म होने पर ये अनगिनत चूहे इंसानों के घरों, गोदामों और खलिहानों में घुसने लगते हैं। तो चूहों का इंसानों के इतना करीब आना वायरस के फैलने का कारण बनता है। हाँ, नवाहो संस्कृति में चूहों से दूरी बनाए रखने और खाने को सुरक्षित रखने के कड़े नियम थे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने मौसम, चूहों और मौत के इस जानलेवा पैटर्न को सदियों पहले ही डिकोड कर लिया था। क्या बात है! और आपको पता है, 1993 में उस भारी बारिश का मुख्य कारण था एल नीनो मौसम चक्र। मौसम का एक बदलाव, पेड़ों पर ज्यादा फल, चूहों की आबादी में विस्फोट और फिर इंसानों की मौत। प्रकृति का हर हिस्सा कैसे एक दूसरे से जुड़ा है, ये इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अमेरिका या ओरिएटी बात नहीं है, ये वायरस हमारे बहुत करीब भी है। स्रोतों के अनुसार 2005 से 2008 के बीच भारत में तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में हंता वायरस के 28 कंफर्म्ड केस मिले थे। हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है। ये वे लोग थे जो गोदामों में काम करते थे या इरुला जनजाति के लोग जो व्यावसायिक रूप से चूहे पकड़ने का काम करते थे। वेल्लोर की स्टडी में एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण था। जब आम आबादी के खून की जांच की गई तो करीब 4% लोगों में हंता वायरस की एंटीबॉडीज पाई गईं। 4% एंटीबॉडीज। इसका सीधा मतलब ये है कि ये वायरस भारत में खामोशी से फैल रहा है। हाँ, मतलब बहुत से लोग इसे संक्रमित हुए होंगे और उन्हें शायद लगा होगा कि कोई भारी बुखार या फ्लू हुआ है। हाँ। उनका शरीर वायरस से लड़ा, वो ठीक हुए। हाँ। और उनके खून में एंटीबॉडीज बन गई। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वे असल में हंता वायरस का शिकार हुए थे। यह दर्शाता है कि ये वायरस हमारे इकोसिस्टम में कितनी गहराई तक मौजूद है और हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। अब जब भी हम ये सुनते हैं कि कोई वायरस जानवरों से इंसानों में आ गया है और एंडी स्ट्रेन की तरह इंसान से इंसान में फैलने लगा है, तो सबसे पहला डर यही आता है कि क्या ये दूसरा कोविड-19 बनने वाला है? हाँ, ये डर बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या ये अगली वैश्विक महामारी है जो पूरी दुनिया को फिर से घरों में बंद कर देगी? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ना इसके वैज्ञानिक डेटा और ट्रांसमिशन मॉडल्स का गहराई से विश्लेषण किया है और राहत की बात यह है कि वैश्विक आबादी के लिए इसका खतरा
खतरा काफी कम आंका गया है। यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। अच्छा? हाँ, अगर इस वायरस की मृत्यु दर 50% है और एंडी स्ट्रेन इंसान से इंसान में फैल सकता है, तो फिर इसका खतरा पूरी दुनिया के लिए कम कैसे हो सकता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन इसका जवाब ना वायरस की ट्रांसमिशन विंडो यानी संक्रमण फैलाने की समयावधि में है। ट्रांसमिशन विंडो। देखिए, कोविड-19 में हमने देखा था कि एक संक्रमित व्यक्ति कई दिनों तक बिना कोई लक्षण दिखाए हवा के जरिए दूसरों को संक्रमित कर सकता था। हाँ, वो 14 दिन का क्वारंटाइन होता था। एग्जैक्टली। लेकिन एंडी स्ट्रेन का स्वभाव एकदम अलग है। ये हवा में नहीं फैलता, और इससे भी बड़ी बात, कोई भी बीमार व्यक्ति केवल अपने बुखार के शुरुआती समय में औसतन सिर्फ 1 दिन के लिए ही ये वायरस दूसरों तक फैला सकता है। सिर्फ 1 दिन? हाँ, सिर्फ 24 घंटे। लेकिन अगर विंडो सिर्फ 24 घंटे की है, तो क्रूज जहाज पर इतने सारे लोग कैसे मारे गए? 1 दिन में ये इतने लोगों तक कैसे पहुंच गया? और यही वो बात है जो क्रूज जहाज की घटना को एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाती है। सोचिए, वो डच कपल कचरे के डंपिंग ग्राउंड से होके आया, वायरस उनके शरीर में पनप रहा था, वे उस 1 दिन की बेहद संक्रामक विंडो में ठीक उसी समय प्रवेश कर रहे थे जब वे वापस जहाज के उस बहुत ही सघन माहौल में थे। ओह, मतलब टाइमिंग बहुत खराब थी। बिल्कुल। अगर वे उशुआया के किसी होटल के कमरे में वो 1 दिन बिता लेते तो शायद संक्रमण वहीं रुक जाता, लेकिन वे जहाज के डाइनिंग हॉल में थे, तंग गलियारों में थे, क्रू के संपर्क में थे। उस 1 दिन की विंडो ने जहाज के बंद वातावरण का पूरा फायदा उठाया। तो मतलब कुछ लोग सुपर स्प्रेडर्स बन गए। हाँ, लेकिन एक लिमिटेड विंडो की वजह से। यानी ये कोविड की तरह पूरी दुनिया में आग की तरह नहीं फैलेगा, क्योंकि हर मरीज के पास संक्रमण फैलाने के लिए केवल 1 दिन का समय होता है, और उसके लिए भी बहुत करीबी संपर्क चाहिए। सही कहा। लेकिन अगर ये दुनिया भर में महामारी नहीं बन सकता, तो हम इस पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आम इंसान को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? देखिए, महामारी न बनने का मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक नहीं है। महामारी यह मापती है कि बीमारी कितनी दूर तक फैलेगी, यह नहीं मापती कि वो एक व्यक्ति के लिए कितनी जानलेवा है। पॉइंटर। 50% मृत्यु दर का मतलब है कि जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आता है, उसके और उसके परिवार के लिए ये किसी प्रलय से कम नहीं है। दुनिया भले ही सुरक्षित रहे, लेकिन उस एक इंसान के लिए ये 100% तबाही है। और जब कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है, तो सावधानी ही एकमात्र उपाय बचता है। तो अब सबसे व्यावहारिक सवाल पर आते हैं। चूंकि दवा नहीं है, तो इस अदृश्य जैविक खतरे को अपने घरों और शरीर से दूर कैसे रखा जाए? आम जिंदगी में इसके बचाव के क्या तरीके हैं? बचाव के तरीके पूरी तरह से साफ सफाई और स्ट्रक्चरल हाइजीन पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है अपने घरों को सील करना। चूहों के अंदर आने के किसी भी रास्ते, दीवारों के क्रैक या पाइपलाइनों के गैप को अच्छी तरह बंद करना। और क्या हो अगर किसी को किसी ऐसी जगह जाना पड़े जो बहुत समय से बंद हो, जैसे घर का कोई पुराना खलियान, स्टोरेज रूम या गोदाम जो महीनों से नहीं खुला है? वहां सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। ऐसी जगहों पर जाते समय N95 मास्क और ग्लव्स पहनना एकदम अनिवार्य है। ऐसा क्यों? होता यह है कि बंद जगहों पर चूहों का मल मूत्र सूखकर धूल में मिल जाता है। जब इंसान वहां जाकर झाड़ू लगाता है या सामान हटाता है, तो वो धूल हवा में उड़ती है और सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में चली जाती है। बाप रे। इसीलिए चूहों की ड्रॉपिंग्स को कभी सूखी झाड़ू से नहीं उड़ाना चाहिए। पहले उस पर पानी या डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करना चाहिए, ताकि धूल भारी होकर बैठ जाए, और फिर उसे साफ करना चाहिए। और बुनियादी हाइजीन का तो कोई विकल्प है ही नहीं। खाने पीने की चीज़ों को हमेशा बंद डिब्बों में रखना, कचरे का निपटान इस तरह करना कि उसकी महक से चूहे आकर्षित ना हो। अगर हम चूहों को दावत नहीं देंगे तो वायरस बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में नहीं आएगा। बिल्कुल। जब तक लेबोरेटरी में कोई प्रभावी वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक ये जागरूकता और साफ सफाई ही हमारी सबसे मजबूत ढाल है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम देखें तो अप्रैल 2026 में अंटार्कटिका जा रहे उस क्रूज जहाज की घटना महज एक दुर्घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एंडी स्ट्रेन जैसे दुर्लभ म्यूटेशन की कहानी थी, जिसने चूहों के वायरस को इंसानों के बीच फैलने की ताकत दी। हमने समझा कि कैसे हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही फेफड़ों में पानी भरकर मौत का कारण बन सकता है। हमने ये भी जाना कि नावाहो आदिवासियों के पीढ़ियों पुराने ज्ञान ने
एल नीनो और वायरस के बीच के गहरे संबंध को कैसे उजागर किया। और ये भी कि भले ही इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन की हो और ये दुनिया भर में महामारी न फैले, लेकिन इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के लिए ये किसी खौफनाक अंत से कम नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इस घटना और वायरस के इतिहास को देखते हुए ना एक विचार मन में बहुत गहराई से आता है। वो क्या? देखिए, हंता वायरस कोई बाहरी दुनिया की चीज नहीं है। ये सदियों से हमारे जंगलों, हमारे खेतों और खलियानों में खामोशी से मौजूद रहा है। आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, भारी बेमौसम बारिश हो रही है और एल नीनो जैसे प्रभाव आम होते जा रहे हैं, तो हमारे इकोसिस्टम में भी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। हाँ, ये तो है। हमें ये सोचना होगा कि हमारी इस दुनिया में ऐसे और कितने खामोश खतरे छिपे हुए हैं, ऐसे कितने अनजान वायरस हैं जो बस एक सही पर्यावरणीय ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपनी गहरी नींद से जाग सकें। ये एक ऐसा गंभीर विचार है जिस पर कोई भी खुद से मनन कर सकता है।